वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य संस्कृति अलवर है उसके जो एमएससी फाइनल जूलॉजी के जो सिलेबस है और जो अभी बचे हुए जो एग्जाम के दिन है उसमें हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है वो हम लगाएंगे तो अच्छे से नंबर जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन जो है वो इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो पेपर का पैटर्न जो है वो पहले समझते हैं। पेपर जो है वो दो भागों में डिवाइड होगा, यानी कि एक जो पार्ट रहेगा वो रहेगा कंपलसरी का, ठीक है, जबकि दूसरा जो पार्ट रहेगा सेकेंड पार्ट वो रहेगा ऑप्शनल, यानी कि आपको उसमें चॉइस मिलेगी, मल्टीपल चॉइस मिलेंगी, यानी आप एक क्वेश्चन नहीं करके दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जो पार्ट फर्स्ट है कंपलसरी का उसके सभी पार्ट्सों को आपको अटेम्प्ट करना होगा, तब जाकर के आपको कंप्लीट जो उस पार्ट के नंबर है वो प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो है उसके मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स का है, यानी कि पार्ट फर्स्ट जो आता है उसमें 20 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। और इसमें छोटे क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर के और 10 तक भी आ सकते हैं और 1 से लेकर के 20 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, यदि 1 से लेकर के 10 तक जब क्वेश्चन आएंगे तो वे क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे, जबकि 1 से अगर 20 तक आते हैं तो वे सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 नंबर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट से हमें जो है वो 20 नंबर जो है वो प्राप्त होंगे, जबकि टोटल जो पेपर होता है वो मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होता है और इसके लिए जो समय है वो 3 घंटे का मिलता है। ठीक है, 3 आवर्स। इसके बाद में आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो मिलेगी, यानी कि आप जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस मिलेगी, अथवा करके आपको जो क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा करके जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 5 जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं, मतलब कैटेगरी के हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ये 5 क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये 5 क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में से ये 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई एक करना होगा इनमें से। अब इसमें भी क्या होता है, कैटेगरी बढ़ जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसमें ए सब ऑप्शन, बी सब ऑप्शन, सी सब ऑप्शन और डी सब ऑप्शन है जो मिलेंगे। ठीक है, और फिर इन सब ऑप्शन के भी आपको अथवा में ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ए, बी, सी और डी करके। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन में चाहो तो ये वाले जो सब ऑप्शन है वो कर सकते हो, या फिर ये वाले सब ऑप्शन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब ऑप्शन जो आते हैं वो 5-5 नंबर के आएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 नंबर का जो है वो ये पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसके भी अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको ऑप्शन ए या बी दो ही मिल सकते हैं और इसके अथवा में भी ए या बी दो मिल सकते हैं, यानी कि ऊपर तो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे थे तो उनके मार्क्स कम कर दिए। उसी के अथवा में वही क्वेश्चन है अभी, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको दो सब जो ऑप्शन है वो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो जितने भी सब ऑप्शन मिलेंगे ना वो उतने ही ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पर सब ऑप्शन जो फर्स्ट रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा और सब ऑप्शन बी जो है वो भी 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो टोटल मिला करके जो क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, कितने का रहेगा, 20 नंबर का। अब इन दोनों 20 में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, राइट है। ऐसे ही फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी दो ही मिले और फिर इनके भी ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है, ये मिल जाए। फिर इसी का दूसरा रहेगा, उसमें ऑप्शन ए, ठीक है, और इसमें ऑप्शन ए दूसरा मिले ना भी मिले कोई जरूरी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वाले कंडीशन में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये टोटल ही 20 नंबर का रहेगा फिर, जबकि ये वाले हो जाएंगे 10 और 10 के हिसाब से। तो ये दोनों मिलाकर के 20 के हो गए, ये अकेला 20 का हो गया। तो अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप ऊपर वाले दोनों सब ऑप्शन करोगे या फिर अकेला ये वाला ऑप्शन करोगे आप।
ठीक है, तो आपको मिलने दोनों में से एक ही है, एक क्वेश्चन ही आपको करना होगा। ठीक है, ऐसे आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो। अब यहाँ पर एक कैटेगरी जो है वो बनाई गई है यूनिवर्सिटी द्वारा, ये और ये। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको 4 सब ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिलेंगे। जहाँ तक अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं ना, पेपर हुआ है उसमें, इनमें क्या होता है कि लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें केवल 2 ही सब ऑप्शन देता है और 5वें में तो कोई ऑप्शन भी नहीं देता है, फिर इसमें तो सिंगल भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो रहने वाला है हमारे पास में एग्जाम पैटर्न। ठीक, अब हम समझते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है, वो दी गई है कोर डेटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन की। कोर डेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन पहली यूनिट ये है। ठीक है, ये यूनिट जो है वो पेपर में 20 नंबर तक भी आई हुई है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये जो है सेलेक्ट हुई यूनिट है। ये 10 नंबर में भी सेलेक्ट हुई यूनिट है, यानी कि सब ऑप्शन 2 जो आते हैं ना, उसमें से एक सब ऑप्शन इसका भी आया हुआ था। और ये 5 नंबर में भी अटेम्प्ट हुई है, यानी कि अब से पहले जितने भी एग्जाम हुए ना, लगभग लगभग ये क्वेश्चन 20 में, 10 में या 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यूनिट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूनिट जो सेकंड है वो कोडेटा के ही रहने वाली है, लेकिन कोडेटा में यहाँ पर पूछा गया है इंटर रिलेशनशिप। तो सेकंड नंबर की होगी इंटर रिलेशनशिप पूछी गई है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप जो पूछी गई है वो 3 एनिमल के संदर्भ में पूछी गई है। जैसे कि पहला है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा जो सब फाइलम रहेगा ना कोडेटा का। ठीक है, फिर दूसरा रहेगा यूरोकोडेटा। ठीक है, यूरोकोडेटा। और तीसरा सब फाइलम रहेगा सिफेलोकोडेटा। ठीक है, इन तीनों के संदर्भ में ही इनके इंटर रिलेशनशिप पूछी गई है। और साथ में एक और दिया गया है, अदर जो ड्यूटेरोस्टोम है, अदर ड्यूटेरोस्टोम, इसमें बच गया कौन सा, एक एक बच गया वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के संदर्भ में भी इनके आपस के रिलेशन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि भाई हेमिकोडेटा और यूरोकोडेटा के एनिमल्स में किस प्रकार से रिलेशन है, कहाँ पर वो सिमिलरिटी शो करते हैं, और डिसिमिलरिटीज उनमें कौन कौन सी पाई जाती है। तो यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें ये है। और ये यूनिट जो है ना वो मोस्टली आपको 5 मार्क्स के हिसाब से मिल सकती है, लास्ट 10। ठीक है, उसके बाद में 20 नंबर में भी ये आई हुई है। 20 नंबर में इसका जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार से बना हुआ है कि हेमी यूरो एंड सिफेलोपोडेटा का जो एफिनिटीज है ना उसको डिस्क्राइब कीजिए। ऐसे पूरा कंप्लीट बना दिया, तो तीनों के बारे में ही। और बाकी मैं 5 नंबर में इस प्रकार से बता रहा हूँ कि हेमी कोडेटा वर्सेस यूरो कोडेटा, ये एक बना दिया। ठीक है, 5 नंबर में। फिर आता है यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ 2 प्रकार के एनिमल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है पैलेजिक एनिमल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैलेजिक एनिमल, एंड दूसरा दिया गया है सेसाइल एनिमल, सेसाइल एनिमल। ठीक है, इनकी आपको लाइफ हिस्ट्री जो है ना वो बतानी होगी। इसमें और भी चीज़ें जो है वो दी गई है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं इन दोनों ही कैटेगरी के, जिनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इन्हीं के संदर्भ में आपको ये लाइफ हिस्ट्री जो है वो बतानी है। क्योंकि पैलेजिक में बहुत सारे एनिमल आते हैं, सेसाइल में भी बहुत सारे कोडेट्स आते हैं, तो कितने सारे का आप लाइफ हिस्ट्री बताओगे। तो लिमिट यहाँ पे दी गई है, लिमिट में यहाँ पर दिया गया है कि जो पैलेजिक में ट्यूनिकेट्स आते हैं, राइट, वे शामिल किए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो पहला है हमारे पास में एसिडिया एनिमल। ठीक है, दूसरा है इसी में ही पायरोसोमा, तीसरा इसमें साल्पा, और चौथा इसमें डोलियोलम,
और 5वां इसमें है ओइंकोप्लूरा। ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स का ही हमें लाइफ हिस्ट्री जो है वो बताना है। इनमें से कुछ पेलेजिक है और कुछ कैसे है, ससाइल एनिमल है। ठीक है, अब ये यूनिट जो है ना, ये पेपर में 100% जो है वो आती ही है। मतलब अभी तक की 3 यूनिट जो है ना, उनके आपको एक ना एक पॉइंट देखने को मिल ही जाएगा 5 नंबर में। ठीक है, मतलब आने का तो तीनों यूनिट पेपर में आती ही आती है, डेफिनेट आती है। अब कोई सी यूनिट इनमें से हो सकता है 20 में भी अटेम्प्ट हो जाए, कोई 10 में भी और कोई 5 में भी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 यूनिट में ही अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो 3 यूनिट में आप 20 प्लस 10 प्लस में 5 यानी कि 35 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 35 नंबर जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इन 3 यूनिट्स को पूरा कंप्लीट पढ़ करके जाते हो तो। ठीक है, इसके बाद में एक यूनिट और है जिसके छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, यूनिट नंबर 4 यूनिट। और 4 यूनिट जो है वो सिंपल है, नियोटेनिक नाम से है। यानी कि जो समय से पहले ही जो एनिमल जो होता है लार्वा स्टेज वाला, वो अगर एडल्ट वाले फीचर शो करने लग जाए तो फिर वो न्यूटोनी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल पता है, एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाएगा, एक्सोलोटल लार्वा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटोनी शो करने वाला। ठीक है, तो इसको भी आप स्टार जो है वो लगा सकते हो। मतलब 4 यूनिट तक तो डेफिनेट आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में भी छोटे आते हैं बट सारे के सारे नहीं आएंगे इसमें। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 5 यूनिट। ठीक है, और जो 5 यूनिट है हमारे पास में यहाँ पर, वो 3-4 चीजों को लेकर के पूछी गई है, जिसमें से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। पहला पूछा गया है जर्नल कैरेक्टर। ठीक है, अभी जो इसमें आएंगे ना, किस किस के जर्नल कैरेक्टर्स पूछे गए हैं वो वाले। दूसरा आता है इसमें इनका ओरिजिन, ये जो एनिमल इसमें आएंगे उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। और तीसरा इनमें इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। ये 3 जो फीचर है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 के अंदर। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर वो ऐड कर रहा हूँ एग्जाम्पल 4। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, एक तो जो पीसीज ग्रुप है उसका पीसीज। अब पीसीज में कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं, तो पीसीज में यहाँ पर देखो, अर्ली पीसीज जो होती है, जो पीसीज से पहले जो आई है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी को आपका मतलब प्लेकोडर्मी का कंप्लीट ये जनरल कैरेक्टर, ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ना होगा। इसके अलावा क्लेस्मोब्रेंकाई, क्लेस्मोब्रेंकाई का जनरल कैरेक्टर, ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ना होगा। इसके अलावा होलोसिफिलाई, होलोसिफिलाई का भी। इसके बाद में डिप्नोई, और डिप्नोई के बाद में आता है क्रॉसोप्टेरिजाई। ठीक है, ये सारे। इसके अलावा बोनीफिश है, लेकिन बोनीफिश में स्पेशली एक कैरेक्टर जो है वो पूछा गया है, और ये इन सभी से इसको अलग भी बनाता है, तो पेपर में इसके चांस ज्यादा है। ये आता है अडप्टिव रेडिएशन इन बोनीफिश। अडप्टिव रेडिएशन इन बोनीफिशेज। ये एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है पेपर में 5 नंबर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसके बाद में फिर पीसीज ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता है, फिर आता है हमारे पास में एम्फीबिया ग्रुप। एम्फीबिया, और एम्फीबिया में यहाँ पर दिया गया है एम्फीबिया का ओरिजिन, इवोल्यूशन, ठीक है, और अडप्टिव रेडिएशंस। तो इसके भी तीनों चीजें आपको बतानी है, जर्नल कैरेक्टर, ओरिजिन और इवोल्यूशन और अडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल आता है इसी यूनिट में, ठीक है, वो आता है हमारे पास में रेप्टिलिया को लेकर के।
रेप्टिलिया। और रेप्टिलिया में यहाँ पर सबसे पहले चीज पूछी गई है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन। और ये जो है वो 5 नंबर में काफी बार पेपर में आया हुआ है, क्लासिफिकेशन पूछा गया है। साथ ही साथ इसके बाद में अच्छा क्लासिफिकेशन कहाँ तक पूछा गया है, अप टू ऑर्डर तक, केवल आपको ऑर्डर तक का ही इनका क्लासिफिकेशन जो है वो करना है। इसके अलावा जो लिविंग रेप्टाइल्स है उनके बारे में पूछा गया है। लिविंग रेप्टाइल्स, ठीक है। इसके बाद में जो लैंड पे आ गए रेप्टाइल्स उनके बारे में पूछा गया, जिसमें सिमोरिया और क्रोकोडिलिया और एक और यहाँ पर स्क्वामेटा वाला ग्रुप, इन तीनों ही ग्रुप को पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि तीनों जो है वो लैंड पे आ चुके थे, सिमोरिया, क्रोकोडिलिया और स्क्वामेटा, तीनों ही कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है इसी में ही जो रेप्टिलिया ही है, इसी ग्रुप के अंदर डायनासोर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है डायनासोर के बारे में। डायनासोर का कंप्लीट जो वर्णन है, ठीक है, वो पूछेगा आपसे पेपर में। और इसके अलावा जो है जो रिंकोसिफेलिया है लिविंग रेप्टाइल में, लिविंग रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, रिंकोसिफेलिया ग्रुप आता है। दूसरा किलोनिया ग्रुप आता है। तीसरा क्रोकोडिलिया, ये पीछे भी आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद में जो स्क्वामेटा है वो वाला ग्रुप, ये चीजें जो है वो रेप्टिलिया ग्रुप से पूछी गई हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल आता है नेक्स्ट, रेप्टिलिया के बाद में फिर एविज। एविज ग्रुप में दो चीजें जो है मोस्ट पूछी गई हैं, एक तो फ्लाइट अडेप्टेशन के बारे में, जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है 5 नंबर में, फ्लाइट अडेप्टेशन। और उसके बाद में ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ बर्ड जो है वो पूछा गया है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है मैमल्स ग्रुप, ठीक है, 5 यूनिट में कौन आता है फिर, मैमल्स ग्रुप, ठीक है। मैमल्स जो ग्रुप है इसके अंदर काफी सारे जो पॉइंट्स हैं वो पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले है मैमल्स का ओरिजिन, मैमल्स की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। फिर पूछा गया यहाँ पर प्रिमिटिव मैमल्स के बारे में, प्रिमिटिव मैमल्स। और प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर दो जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोटोथीरिया के नाम से, प्रोटोथीरिया। और दूसरा है ये मेटाथीरिया के बारे में, मेटाथीरिया के बारे में। यूथीरिया का अलग से पॉइंट जो है वो बनाया गया है इसमें। फिर आता है इसमें नेक्स्ट जनरल अकाउंट एंड इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन स्पेशली किसका, जो बच गया अब तीसरी कैटेगरी यूथीरिया का, जो मैमल्स की तीसरी कैटेगरी है ना यूथीरिया, इस यूथीरिया का सब मतलब टोटल चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर यूथीरिया में ह्यूमन बीइंग के अलावा एक पॉइंट जो है वो और यहाँ पर शामिल किया गया है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि मैंने यहाँ पर अभी बताया है कि मैमल्स का जो है वो इवोल्यूशन यहाँ पे मोस्टली पूछा गया है। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो ये वाला पेपर में काफी बार एग्जाम में या काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। तो ये हमारी 5 यूनिट जो है कोडेटा की वो यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद में
6 यूनिट जो है वो आती है ऑर्गेनोजेनेसिस की, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पर पूछा गया है 3 ऑर्गन का, जिसमें पहला है हार्ट डेवलपमेंट, दूसरा है आई डेवलपमेंट और तीसरा है एलिमेंट्री कैनाल डेवलपमेंट, एलिमेंट्री कैनाल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे इन टॉपिक्स के नोट्स जो है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये जो पीडीएफ है वो भेज दिए हैं, जा करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस में हार्ट, आई या एलिमेंट कैनाल जो है, इनमें से कोई भी एक जो है वो पेपर में पूछा जाता है। और इस बार जो है वो आप हार्ट जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस करेंगे, ये इसके चांस जो है वो ज़्यादा है इस बार आने के। उसके बाद में जो 6 यूनिट है उसी में ही जो ब्रेन है, न्यूरल क्लस्ट है, इनके जो मॉर्फोजेनेसिस होता है उसके बारे में पूछा गया है। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस ये मोस्टली ब्रेन का पूछा गया है, ब्रेन के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद में यूनिट नंबर जो है वो 7 आती है, 7 यूनिट। और 7 यूनिट जो है वो हमारे पास में एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन को लेकर के है, एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन, एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन के बारे में है, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। एक तो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा है प्लेसेंटा वाला टॉपिक, प्लेसेंटा, ठीक है, उसके प्रकार जो है, डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा आता है यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी, इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है पेपर में आने लायक। इसके बाद में फिर चौथा आता है, इसमें 3 ही है बस, ये 3 पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है यूनिट नंबर 7 में। इसके बाद में आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है वो मेटामॉर्फोसिस को लेकर के है, एम्फीबियम में मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियम में, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये वाली जो यूनिट है ना, 8 नंबर की, ये यूनिट आपकी आती है 10 या 20 नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 7 वाली जो है वो 5 नंबर के अकॉर्डिंग आती है। 6 वाली जो है वो 20 नंबर के अकॉर्डिंग, 10 नंबर के अकॉर्डिंग और 5 नंबर के अकॉर्डिंग, तीनों ही कैटेगरी में शामिल की गई है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया में अगर मैं पहला जो पॉइंट है अगर उसकी बात करूं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि स्ट्रक्चर और जो दूसरा फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी, ठीक है। ये जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसमें जो बदलाव होते हैं, तो इन दोनों में बदलाव आपको बताना है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा आता है एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मतलब पूरा कंट्रोल कैसे होता है, मेटामॉर्फोसिस कैसे कंट्रोल होता है। तो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये हमारे पास में 2 यूनिट जो है वो रहने वाली है 8 नंबर के यूनिट से, जो कि दोनों यूनिट जो है 10 नंबर या 20 नंबर में
आने वाली है, ठीक है। और अब लास्ट है फाइनल 9 नंबर की यूनिट जो कि डेफिनेट 20 नंबर में आती है, ठीक है। और ये है रीजनरेशन की, ठीक है। ये 20 नंबर के अकॉर्डिंग भी है, 10 नंबर के अकॉर्डिंग भी है और 5 नंबर के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। एक बार तो 2021 में ऐसा हुआ था कि रीजनरेशन के ऊपर पता है 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 में जो सब पॉइंट होता है उसमें 10 नंबर का भी सेम टॉपिक आ गया, यानी कि रीजनरेशन के प्रकार के बारे में ही, ठीक है। दो जगह पे क्वेश्चन आ गए, यानी कि उस टाइम पे ये 30 नंबर की यूनिट जो है वो बनी थी, ठीक। तो रीजनरेशन जो है उसके सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। 5 नंबर में या 10 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। और उसके बाद में आता है फिर दूसरा मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है एम्फीबिया के लिम्ब रीजनरेशन में, ठीक है। मॉर्फो एंड हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन एम्फीबिया ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ड्यूरिंग द लिम्ब रीजनरेशन, सॉरी लिम्ब रीजनरेशन। क्योंकि एम्फीबिया में क्या होता है ना, एम्फीबिया के अंदर हमारे पास में यहाँ पर रीजनरेशन भी होता है, एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस भी होती है, तो फिर ये हमें कन्फ्यूजन कर देता है। तीसरा है लास्ट यहाँ पर कि ओरिजिन ऑफ सेल फॉर रीजनरेशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आएगा ओरिजिन ऑफ सेल, ओरिजिन ऑफ सेल ऑफ डिफरेंशिएशन और प्लस में एक और है रीजनरेशन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में ये 9 यूनिट जो है वो कोडेटा पेपर से रहने वाली हैं। और इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कंप्लीट। 20 नंबर में कौन सी रहने वाली है, 10 नंबर में कौन सी रहने वाली है। और यूनिट नंबर 5 जो है, यूनिट नंबर 5 के जो ये नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है सभी के। अभी जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पेपर जो है मॉडल मॉडल पेपर जो है उसको, और ये हमारे पास में एमएससी जो जूलॉजी है उसका 2023 का पेपर है, बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट। इसमें बोला गया है कि 3 आवर्स का टाइम जो है वो तो यहाँ पर दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर का, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे करके आएगा। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, और 20 तक, देखो 20 तक यहाँ पर छोटे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। और 20 मल्टीप्लाई 1 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल हो गया 20 नंबर का यहाँ पर आपका ये पेपर, ठीक। फिर आता है दूसरा पार्ट, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग दे करके मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन है, चारों ही 5 5 5 के हिसाब से 20 नंबर के बन रहे हैं। और यहाँ पर अथवा में भी आपको फिर इनके 4 जो है विकल्प आपको मिलेंगे और ये भी सभी 5 5 5 और 5 के हिसाब से रहेंगे, यानी कि इसके भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो ये वाला पार्ट जो है वो, अब जो है ये वाला पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करेगा या फिर ये वाला पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है। हाँ, ऐसा मत करना कि पहले वाले पार्ट के 2 ऊपर के कर लिए और इसके 2 नीचे कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ कोरोना के टाइम पे हुआ था एक बार बस ऐसा, उसके बाद में सब बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिर आपको 1 2 3 4 ये सब ऑप्शन मिलेंगे और सारे के सारे 5 5 नंबर के हिसाब से आते हैं। और फिर इसके भी आपको अथवा मिलेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ, अब देखो रीजनरेशन देखो 5 नंबर में आ गया यहाँ पर, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड ये आपका 5 यूनिट में जो है वहां से आया है। एंडोक्राइन कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस ये आपका यूनिट नंबर 8 से निकल के आया है। एवोल्यूशन विविपेरिटी ये आपका यूनिट नंबर 7 से निकल के आया है। और मोनोट्रीम्स ये आपका यूनिट नंबर 5 में से निकल करके आया हुआ पॉइंट्स है। तो यूनिट नंबर 5 7, ठीक है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए बी सी डी या 1 2 3 4 4 ऑप्शन नहीं मिल रहे, इसमें आपको 2 ही विकल्प मिल रहे हैं, या तो ऊपर का कीजिए आप, ये अकेला भी कितने का है 20 नंबर का ही है, या फिर अथवा में ये दूसरा कीजिए। ठीक है, तो मतलब ये सॉरी मतलब ये वाला 10 नंबर का और ये वाला 10 नंबर का दोनों को मिला करके हो गया कौन सा 20 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें ये अथवा कर रखा है, तो मतलब या तो ये विकल्प करो या फिर ये विकल्प करो। ठीक है, तो ये अकेला 20 नंबर का, ये अकेला 20 नंबर का, लेकिन इन्होंने ये मार्किंग जो है वो गलत कर रखी है। कोई नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। तो इसमें भी सुनो इधर, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का रहने वाला है। लेकिन इसमें कितनी सारी चीजें पूछी है वो देखो आप। डिटेल करनी है आपको एवोल्यूशन क्लेडोइक एग के ऊपर, जो कि 10 नंबर का रहेगा। फिर डिस्क्राइब इसकी स्ट्रक्चर, ये 5 नंबर की रहेगी। और फिजियोलॉजिक कैरेक्टर, ये भी आपका 5 नंबर का। तो कितना अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, देखो क्या इन्होंने कितना अच्छा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है कि अगर आप एक क्वेश्चन में, जो बड़ा क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको हाफ पार्ट आ रहा है, तो आपके पूरे जो है नंबर नहीं कटेंगे। जितना आप करके आओगे ना उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए ये है डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस। 2 प्रोसेस होती हैं लिम्ब रीजनरेशन में, एम्फीबिया में। अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल वाली प्रोसेस आती है और आपको हिस्टोलॉजिकल नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस वाली प्रोसेस के 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल के 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें से आपको केवल आधे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि राइट डिटेल नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ क्लोइड एग। इतना क्वेश्चन अगर आप करते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। और यदि आप डिस्क्राइब इनकी स्ट्रक्चर को करते हो, क्लोइड एग की स्ट्रक्चर बनाते हो केवल केवल, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और यदि आप फिजियोलॉजी करेक्टर लिख करके आओगे तो भी आपको 5 नंबर और मिलेंगे। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर अगर आप नीचे वाला चूज कर रहे हो, तो भाई ये तो पूरा 20 नंबर का निबंध है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसके ऊपर आपको एक पूरा नोट्स लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ऐसे आपको पेपर जो सेकंड है उसमें देखने को मिलेगा, और ऐसे आपको पेपर जो थर्ड है उसमें देखने को मिलेगा। पेपर थर्ड जो है वो जीन एंड डिफरेंशिएशन या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी का है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी में फैट का एंडोडर्म है, मॉर्फोजन इन ह्यूमन एम्ब्रियो है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है जो कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ल्यूकेमिया लिम्फोमा ये डिसऑर्डर है। इसके अलावा अथवा में ये रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन रेप्टिलिया का पूछा गया यहाँ पर एनवायरनमेंट से। प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन मैमल्स में मैन में पूछा गया है। होम्योबॉक्स कॉन्सेप्ट पूछा गया है, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन पूछा गया है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल यहाँ पे पूछी गई है, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल यहाँ पूछी गई है, देख लो आप अलग अलग जगह पे पूछी गई है। फिर रोल ऑफ हार्मोन इन एम्फीबिया मेटामॉर्फोसिस, तो ये टॉपिक आपका सेम रहने वाला है कोडेटा में भी। फिर टेस्टिस डिटर्मिनेशन जीन जो है SRY जीन के बारे में पूछा गया है। सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स, ये देखो कंप्लीट टॉपिक यूनिट ही आ गई इसमें। ऐसे ही फिर है फैट ऑफ प्रोक्सिमल मेसोडर्म, कंडीशनल ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, और जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन है उसके बारे में, फैट ऑफ पैरेक्सियल मेजोरम के बारे में। फिर चौथा क्वेश्चन जो है उसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर, एक्सप्लेन इन द सेल्स एंड इंटरेक्शन डेवलपमेंट 20 नंबर का है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल इन एनिमल डेवलपमेंट 20 नंबर में। रोल ऑफ जाइगोटिक जीन इन बॉडी एक्सिस डेवलपमेंट ड्रोसोफिला का पूछा गया है, और यहाँ पर दूसरा पूछा गया है ड्रोसोफिला का बॉडी एक्सिस डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब सेम है दोनों क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर ये एरर हो गया था। ठीक है ना, आपको एक ही करना है। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेटर पेपर के पैटर्न को समझेंगे और उसको आप 5-7 दिन में तैयार करोगे, जो एग्जाम की दृष्टि है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी के और सब्जेक्ट के जो ऐसे ही जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ।